हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और रे ऑप्टिक्स का आज नया वीडियो लेक्चर। हमने रे ऑप्टिक्स के 3 वीडियो लेक्चर्स डाल दिए हैं, जिसमें हमने स्पेशली प्लेन मिरर पढ़ा था, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। वहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ की थी हमने। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेजेस, डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर्स, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का आगे का पार्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। हालांकि कुछ नया नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि रिफ्लेक्शन आप बेसिकली पढ़ चुके हैं। जो नया था वो मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर में भी, यहाँ पर स्फेरिकल में भी जो भी नया होगा, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स है, वो आपने 10th तक नहीं पढ़ा था। बाकी सब कुछ आपने 10th में पढ़ लिया है। प्लेन मिरर क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रे कोर्स क्या होता है, इमेज बनाने के लिए कौन सी रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, ये सारा आपने पढ़ लिया है। फिर भी हम स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे। स्फेरिकल मिरर, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कौन कौन से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मिरर फार्मूला तक हम जाएंगे आज, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी शुरू हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए मेरे साथ। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। तो चलिए, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। हम फटाफट आपको रिकैप दे देते हैं। स्फेरिकल मिरर में आपने पढ़ा क्या था, ठीक है ना। आपने पढ़ा था कि कोई भी स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का ही पार्ट होता है। जैसे हमने अगर एक स्फीयर को बना दें यहाँ पर, ठीक है ना, ये स्फीयर का सेंटर है, ऐसा स्फेरिकल सरफेस है। अब इसमें से इतना पोर्शन हम काट लें और इस पर पॉलिश कर दें ऐसे करके, समझ पा रहे ना। ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, इतना सा पार्ट हमने काट लिया, ये इतना सा पार्ट हमने काट लिया और पॉलिश कर दिया, ये क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। अब इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर भी यही होगा जो इस स्फीयर का सेंटर। ये सारी चीजें आपने 10th पढ़ रखी हैं। और सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो यही इस स्फेरिकल मिरर की क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम सबको बता देते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको, हालांकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। देखिए, ऐसे यहां से हम काट लें इतना पोर्शन और पॉलिश इस बार हम अंदर साइड कर रहे हैं। यहां पर 2 अलग अलग स्फेरिकल मिरर दिख रहे हैं। एक स्फेरिकल मिरर जिसमें पॉलिश बाहर साइड में है, और एक ये स्फेरिकल मिरर, ये भी मैंने काट दिया जहां पॉलिश अंदर साइड में है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो रे इंसिडेंट होती है वो नॉन पॉलिश्ड सरफेस पे होती है। तो नॉन पॉलिश्ड सरफेस है वही काउंट होती है। तो यहाँ पर जो नॉन पॉलिश सरफेस है वो अंदर साइड की है, अंदर साइड पॉलिश नहीं है। तो ये मिरर क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। क्या कहलाएगा ये वाला, कॉनकेव मिरर। मतलब यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट होगी वो ऐसे अंदर केव में, केव मतलब गुफा में जाएगी लाइट, क्योंकि बाहर पॉलिश है। इसमें क्या अंदर साइड पॉलिश है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ इंसिडेंट होगी, बाहर की सरफेस पे। ये मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चीज आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं। ये सेंटर हो गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। फिर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ दैट स्फीयर व्हिच पार्ट इज द मिरर। ये मिरर किसी स्फीयर का ही पार्ट होगा। जैसे आपको दिख रहा है कि स्फीयर इसी का पार्ट है ना, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। और पोल से, ये पोल कहलाता है, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाली डिस्टेंस। सबको ही पता रेडियस क्या होती है, सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं, यहाँ रिम तक आते हैं, इसको पॉइंट को नाम हमने क्या दे दिया, पोल दे दिया। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं 10th क्लास में, तो इस पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो रे है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट होती है या एपियर्स टू मीट, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, एक बार वापस मैंने बता दिया है। देखिए फिर से बता रहा हूं आपको क्या क्या ध्यान रखना है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या क्या पहचान है? कॉनकेव, केव मतलब गुफा, मतलब लाइट केव में जा रही, मतलब अंदर की तरफ लाइट जा रही, बाहर तो पॉलिश है, तो वो कॉनकेव मिरर हुआ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? लाइट जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसमें पड़ती है, अंदर क्या होती है? पॉलिश। दो तरह के मिरर हो गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कि वो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर ही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट होती है या एपियर्स टू मीट। क्योंकि हम अभी बताएंगे कि कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं या एपियर्स टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब चलिए थोड़ा रे कोर्स, आपने 2-3 रे कोर्स ध्यान रखने हैं, तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे किसी भी स्फेरिकल मिरर से। तो चलिए हटा रहा हूं मैं इसको, इसमें ज्यादा लिखने जैसा कुछ है नहीं। हम बात कर रहे हैं रे कोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? रे कोर्स। मतलब जैसे ये कॉनकेव मिरर है, 2-3 रे कोर्स ध्यान रखो। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं अपन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से जाती है। फिक्स द रे कोर्स। अब देखो ये क्या हो गया? पैरेलल है। अगर यहां रिफ्लेक्शन दिखाना है हमें, तो हमें नॉर्मल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां मिलेगा? सेंटर पे। किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे जब हम नॉर्मल डालते हैं तो कहां मिलता है? सेंटर पे। तो एंगल आई बना, इतना एंगल आर बनेगा, ये कहीं फोकस होगा यहां पर। तो पहला रे कोर्स याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है, फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, अभी हम प्रूफ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस की डबल लेंथ होती है। मतलब तो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एग्जैक्ट मिडिल में आपको क्या बताना है? फोकस। तो मैंने क्या बताया? पहला रे कोर्स क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती है? फोकस। ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। मतलब इसी का उल्टा है ये रे कोर्स। ये तो है कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स में इसका उल्टा करना है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है? इसका उल्टा करना है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखो पॉलिश यहां हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब रे यहां पड़ेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे जा रही है,
तो अब ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होके पीछे जाएगी ना, क्यों रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है ना, तो appears टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसे करके ऐसे करके इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे appears टू कम फ्रॉम फोकस, क्योंकि यहां पर फोकस कैसा है, वर्चुअल है। तो पहला रे कोर्स ये सबको याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, या फोकस से जा रही तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से जाएगी नहीं, appears टू कम फ्रॉम द फोकस, क्योंकि इसमें फोकस वर्चुअल होता है। ऐसे इंसिडेंट भी रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ऐसे, तो क्या लग रहा है फोकस से आ रही है, इसमें एक्चुअल फोकस था, उसमें वर्चुअल फोकस होता है। दूसरा रे कोर्स क्या ध्यान रखना है आपको, मतलब दो हो गए एक तरह से। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को वापस फॉलो करती है। ये फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रही है करके, ये इंसिडेंट हुई यहां पर मिरर पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ को फॉलो करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ को फॉलो करेगी। ये रे कोर्स यहां और यहां दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, तो ये रे कोर्स भी आपको ध्यान रखना है। एक और रे कोर्स, ये दो रे कोर्स बहुत कॉमन है, जिस एंगल से रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वापस आएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई और ये आर दोनों बराबर होते हैं। तो दो या तीन रे कोर्स आपको ध्यान रखना कि कौन सी रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, तो आप रे डायग्राम बना पाएंगे, इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। हालांकि हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, आपने 10th में पढ़ रखी है इमेज फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम एक चार्ट आपके सामने दे रहे हैं, आपको टाइम मिले तो बना लेना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, दोनों ही केसेस में। तो चलिए हटा देता हूँ मैं इसको, आप नोट करना कर लो रे कोर्स। चलिए हटा दो। रिफ्लेक्शन में नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं किए थे, तो हम एक दो क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के कराएंगे, तो वो चीज़ आपके काम की है, नहीं तो आप वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सारी स्टेजेस पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है। ये मिरर में भी काम आएगा और लेंस में भी काम आएगा। देखिए कैसे, फॉर कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ये इमेज। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट होता है, कहाँ होता है, इनफाइनाइट, इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस। सबको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज फोकस पे। समझ गए ना, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, इमेज पीछे आएगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो सकता है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अरे इनफाइनाइट से आगे आओ ना, तो आपके पास स्टेजेस क्या है, हमने क्या बताया था, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद कहीं इनफाइनाइट होगा। तो पहली स्टेज क्या है, इनफाइनाइट को ऑब्जेक्ट हो, इनफाइनाइट। दूसरी स्टेज क्या है, यहां नहीं रखोगे, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा है। फिर यहाँ रख सकते हो, फिर यहाँ रख सकते हो, फिर यहाँ रख सकते हो, फिर यहाँ रख सकते हो। ये स्टेजेस हैं, अपने आप याद कर लिया करो। बच्चों को ये नहीं पता चलता ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है।
भाई देखो ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ का मतलब क्या हुआ, फोकस और पोल के बीच में, यहाँ रख सकते हो फोकस पे, यहाँ रख सकते हो मतलब फोकस और सेंटर के बीच में, यहाँ रख सकते हो सेंटर पे, यहाँ रखोगे तो सेंटर और इसके सेंटर, बात तो पूरी इनफाइनाइट होगा कहीं बहुत लास्ट में। आप सेंटर तक को मार्क कर पाते हो, सेंटर के बाद क्या होगा, पीछे बढ़ते जाओ लास्ट में इनफाइनाइट पहुंचोगे। तो एक तो इनफाइनाइट हो सकता है ऑब्जेक्ट, अब एक इनफाइनाइट के आगे जैसे ही आओगे तो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, सेंटर तो समझिए ना। तो सबसे पहला केस क्या था, इनफाइनाइट। तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज की बहुत छोटी होगी। देखो हमेशा ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये तो चीज फिक्स है, जो 10th में पढ़ी थी। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आ जाओ। फिर अब जैसे जैसे आगे आएंगे तो इमेज की साइज बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। अब हम कहाँ आएंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में। देखो पहले हमने लिखा एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी और सी, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है। अब इमेज कहाँ जाएगी, फोकस के इधर आओ। पहली इमेज फोकस थी, मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और इमेज इधर खिसकेगी, इमेज इधर खिसकेगी। तो एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में आओगे। मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, इमेज पीछे आएगी। तो पहली फोकस थी, पीछे आएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर इन्फिनिटी चली जाएगी। देखो ना सारी स्टेजेस फिक्स हैं। पहले इमेज कहाँ बनी, यहाँ, अब इसके बाद कहाँ बनेगी, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ का मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे फिक्स है। वही रियल इन्वर्टेड और थोड़ी सी इनलार्ज होगी तो साइज में स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। अब कहाँ आएंगे, एट सी, इमेज कहाँ बनेगी, एट सी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पाएंगे, वहां से आगे बढ़ के यहाँ गए, यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ है, अब यहाँ से सीधे आगे ना, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले साइज बिल्कुल डिमिनिश थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई लेकिन छोटी रही। अब साइज इमेज की कितनी बराबर होगी, ऑब्जेक्ट के बराबर। अब सी के बाद कहाँ आएंगे, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ की बात आ गई। अब यहां पर सी पे आ गए तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इमेज कहां बनेगी, सी और इन्फिनिटी, वही रियल इन्वर्टेड। अब साइज बड़ी हो जाएगी, साइज बड़ी का मतलब क्या हो जाएगी, किससे बड़ी हो जाएगी साइज, अरे साइज किससे बड़ी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी। यहां पर साइज ऑब्जेक्ट के बराबर थी, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना था, 1। अब यहाँ पर रियल इन्वर्टेड लेकिन मैग्नीफिकेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा। अब आपकी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अब एक केस और ले लो, एफ और सी के बीच में आ गए ना अपन। अब आ जाओ एट एफ, इमेज कहां बनी, एट इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड लार्ज इन साइज, बहुत बड़े, लार्ज बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, वेरी लार्ज साइज।
दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब मैग्नीफिकेशन बहुत बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी इन्फिनिटी बनेगी, हमें दिखेगी भी नहीं। तो इसके बाद अब कहाँ बना, एफ और पी के बीच में आ जाओ, बिटवीन एफ एंड पी। अब इमेज इन्फिनिटी पे तो पहुंची गई थी, अब इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी। मिरर के पीछे बनेगी इमेज, मतलब वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और साइज में बड़ी होगी। ये चार्ट आप बना लीजिए, चार्ट आप बना लें। ERECT, इरेक्ट, नोट कर लें। अब एक बात मैं खत्म करता हूं, ये तो सारा इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव मिरर के केस में, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें सिर्फ दो ही बातें याद रखनी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, नोट कर लें आप, यहीं लिख देता हूं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी है इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं पर भी है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इमेज कहां बनेगी, पहली चीज तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज, सॉरी बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी देखो इन्फिनिटी पे तब तो फोकस में, इन फ्रंट ऑफ मिरर दूसरा केस, मिरर के सामने कहीं भी बनी है तो वर्चुअल, इरेक्ट और बिटवीन एफ एंड पी, वर्चुअल, इरेक्ट और बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्वियसली है यहाँ वर्चुअल फोकस होता है, मतलब मिरर के पीछे ही फोकस होता है, तो बिहाइंड द मिरर इमेज होती है, तभी वर्चुअल होती है। इसको मत देखना कि इधर एफ और पी के बीच बनेगी, ये कॉनकेव मिरर है। उल्टा पढ़ेंगे हम लेंस में, यहाँ जो कॉनकेव मिरर कर रहा वहां वो कॉन्वेक्स लेंस करेगा। चलिए हटा देता हूं मैं इसको, इसकी जरूरत है नहीं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और आती हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। चलिए बताएं इसको। ये तो जस्ट एक रिकैप था आपके लिए। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम जो भी मिरर पढ़ेंगे, चाहे कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर, उस मिरर का एपर्चर जो है ना बहुत छोटा होगा। एपर्चर जो है ना बहुत ही छोटा होगा, ध्यान रखने वाली बात है। मतलब जो रे आएगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर नहीं होगी, क्योंकि मिरर का एपर्चर बहुत छोटा लेना, ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहला छोटा सा डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। कहाँ? स्फेरिकल मिरर के लिए। कर्वेचर तो स्फेरिकल मिरर में ही होगा, प्लेन मिरर का तो कर्वेचर आप समझ गए ना, फिर प्लेन ही है, कर्वेचर कितना होगा? इनफाइनाइट। चलिए, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या निकालना हमें? रिलेशन। तो चलिए डायग्राम बनाइए। अब मैंने बताया था कि जैसे ये मिरर हमने बहुत बड़ा ले लिया, अब अगर एपर्चर स्मॉल की बात करें तो बहुत छोटा सा पार्ट है जहां से रिफ्लेक्शन हम कंसीडर करेंगे, पूरा इतना बड़ा सा मिरर नहीं लेंगे, ठीक है ना। एपर्चर इज वेरी स्मॉल, ऐसा मान चलेंगे। ये पोल कहलाता है, क्या कहलाता है? पोल। अच्छा, साइन कन्वेंशन की बात और बता दूं मैं आपको, बहुत जरूरी है साइन कन्वेंशन। देखिए, सभी लोग अपने अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन बताते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी, मिरर कोई भी हो, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, डिस्टेंसेस along the direction of incident ray, distances along the direction of incident ray is taken as positive। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो इंसिडेंट रे, जैसे मान लो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब इधर वाली डिस्टेंसेस कैसी लेनी है? मैं पॉजिटिव। और डिस्टेंस कहां से नापी जाती है? पोल से। अब अगर आप इधर की डिस्टेंस कोई नापने जा रहे हो, इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन जा रही है, मतलब इधर वाली, मतलब पोल के इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इधर वाली कैसी होगी? नेगेटिव। मतलब एक ही चीज ध्यान रखनी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है पोल से नापनी है, वो पॉजिटिव लेनी है, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो डिस्टेंस है, अपोजिट डायरेक्शन जो डिस्टेंस है, उसको हमें क्या लेना? नेगेटिव। इस पोल के ऊपर की डिस्टेंस इधर वाली क्या लेनी है? पॉजिटिव। नीचे वाली क्या लेनी है? नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ाई है। तो साइन कन्वेंशन भी ये 10th वाला ही है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस हमें कौन सी लेनी? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन वाली डिस्टेंस कौन सी लेनी? हमें नेगेटिव लेनी है। चलिए, अभी जैसे मैंने बताया ये पोल है, ये कोई फोकस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस की डिस्टेंस और फोकस से सेंटर तक की डिस्टेंस बराबर होती, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे की हाफ और डबल होती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। वही हमें प्रूफ करना है, वही हमें प्रूफ करना है। ये फोकस है। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ले ली हमने। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, सेंटर पे मिलेगा नॉर्मल। ये लो, इतना सा डायग्राम बनाना आपको सिर्फ। देखिए, ये एंगल थीटा लेना है, ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों थीटा थीटा कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अब ये देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? जेड बन रहा ना, देखो ये रहा जेड बन गया, ये जेड बन गया। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। अब ये कितना होगा? 2 थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये थीटा, ये थीटा, ये कितना होगा? 2 थीटा। देखिए फिर से समझिए, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसलिए थीटा थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सॉरी ऊपर वाला थीटा ये थीटा होगा ना, जेड बन रहा ना, देखो ना ऐसे करके, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा। अब ये थीटा और ये थीटा दोनों थीटा दिया, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ये बाहर वाला 2 थीटा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल।
बस इतना सा डायग्राम आपको बनाना है। अब यहाँ पर क्या कंसीडरेशन होता है कि मिरर का जो एपर्चर है वो बहुत छोटा है, ये जो एंड पॉइंट है पी के बहुत पास है, मतलब जो रे है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से जा रही है, मतलब ये एंड पॉइंट पी के बहुत, ये स्ट्रेट पार्ट होगा। जैसे एनपी है ना, अभी तो थोड़ा सा कर्व दिख रहा है ये एनपी, लेकिन अगर एंड पॉइंट पी के बहुत पास होगा तो एनपी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। तो ये यहाँ पर एजम्पशंस रहेगा थ्रू आउट चैप्टर कि एपर्चर इज वेरी स्मॉल। एपर्चर इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये पी डैश पॉइंट आ गया, क्या आ गया, तो ये पी डैश पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी, और डिस्टेंस हम पी से ही नापेंगे, पी डैश से नहीं नापेंगे, पी डैश पी के बहुत पास है। बस ये जंक्शन है, इसलिए आप इसको इतना सा हटा ही दो, कोई परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, आप कोई भी परपेंडिकुलर वगैरह डालने की कोशिश ना करो, आप सीधा मान के चलो ये एनपी एक स्ट्रेट लाइन है, एनपी एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों? बिकॉज एपर्चर इज वेरी स्मॉल, बस, ठीक है ना। तो चलिए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल सी एन पी या एनसीपी, फ्रॉम ट्रायंगल एनसीपी थीटा इक्वल टू स्मॉल एंगल के लिए। अब आप लोग 12th में, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1। स्मॉल एंगल की ये कंडीशन होती है। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिया एन सी पी, मैंने कहा ना इसको स्ट्रेट पार्ट मानना है आपको। एक ट्रायंगल बन गया एनसीपी, थीटा या टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एनपी अपॉन बेस सीपी। ये आ गया थीटा इक्वल टू, मतलब थीटा इक्वल टू एनपी अपॉन सीपी। अब ये वाला ट्रायंगल लो, एन एफ पी आल्सो फ्रॉम ट्रायंगल एन एफ पी टेन टू थीटा को या सिर्फ टू थीटा को, बात एक ही, जैसे थीटा इक्वल टू टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर एनपी अपॉन एफ पी। यहां थीटा था, एनपी अपॉन सीपी, यहां टू थीटा है, तो टू थीटा बराबर एनपी, तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एनपी अपॉन थीटा निकालना, टू को नीचे भेज दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो दोनों को, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो 1 क्या कह रहा, थीटा बराबर है एनपी अपॉन सीपी, और 2 क्या कह रहा, थीटा है एनपी अपॉन, एनपी से एनपी गया, क्या मिला आपको, सीपी बराबर 2fp। अब देखिए सीपी ये क्या होता है, ये आर, सीपी का मतलब आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ से लेकर के पी, फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो 2fp मतलब 2 ऑफ फोकल लेंथ, तो आर बराबर आ गया 2f, f क्या, फोकल लेंथ। दिस गिव्स f इज इक्वल टू r बाई 2। तो ये रिलेशन आ गया, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट रिलेशन है, आपने 10th में ही पढ़ रखा है, यहाँ पे भी पढ़ना था तो हमने पढ़ा दिया। अब एक मिरर फार्मूला है, देखिए ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में रिलेशन स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे कॉनकेव, ऐसा मत करना कि सर ये कॉनकेव के लिए आ गया, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी यही है। मिरर फार्मूला सबके लिए एक ही है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, समझ गए ना, एक ही फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला भी कर लेते हैं अपन, हटा दें इसको, चलिए
मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को या रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, V का मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, F का मतलब फोकल लेंथ फ्रॉम पोल। पोल से ही सारी चीजें नापनी है। तो चलिए एक कोई भी डायग्राम बना के ये रिलेशन बताते हैं। चलिए पोल, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेके इमेज बना लो, एक डायग्राम होगा कुछ। उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन यू बी एफ निकालेंगे। ध्यान रखना मैंने भी जो बताया था कि एपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो सीधी रेखा हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी क्या है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा, सी के पीछे, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में। इमेज कहाँ बनेगी तुम्हें पता होना चाहिए, अभी मैंने चार्ट बनाया था। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आने तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस में जाएगी। ये एन पॉइंट ले लिया हमने क्या बताया, ये जो एन पी है ना, ये स्ट्रेट पार्ट ही हम मानेंगे क्योंकि एन पॉइंट पी के बहुत पास है। ये तो एक रे हो गई। अब दूसरी रे, चलो हम फोकस से ही डाल देते हैं, फोकस से डाल दें, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल होगी। दोनों रे कहाँ कटी है, यहाँ पर कटी, ये बन गई आपकी इमेज ए डैश और बी डैश। ये एन है, ये एन। डायग्राम समझ में आ गया। एपर्चर इज वेरी स्मॉल, मतलब इसको भी हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, और नहीं तो फिर वही यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पी डैश बनाओ पॉइंट, फिर पी डैश वेरी क्लोज टू पी, तो हम नापेंगे पी सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू में काम बढ़ाने का मतलब है, ठीक है ना। तो आपने एक रे कोर्स लेकर के एक डायग्राम बना लिया। अब देखिए हम बात करते हैं मिरर फार्मूले की। देखिए सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो देखिए कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए एक तो ये वाला ट्रायंगल ए बी एफ, और इसके साथ मतलब ये एफ पी एन, ये देखो ना, मतलब ये 1 और ये 1, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला सिमिलर है। इसी तरह से ये 2 और इसके इधर ये वाला 2 2 सिमिलर, 1 1 सिमिलर है। अरे भाई ये तो बहुत सीधी सी चीज है, फिजिक्स इतनी आनी चाहिए, ये चीज है। अब हम एक ही बेस पे 2 ट्रायंगल बनाए ऐसे करके, ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, एक ही बेस बने ये सारे ट्रायंगल, ठीक है ना, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। चलिए तो ट्रायंगल ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल एफ पी एम आर सिमिलर है, तो साइड्स का रेशियो सेम कर दो। ए बी मतलब इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका पी एम इक्वल टू ए एफ अपॉन पी एफ, ए बी अपॉन पी एम। अब देखिए ये चूंकि पैरेलल रे है ये वाली दोनों, तो जो पी एम होगा वही ए डैश बी डैश होगा ना, पी एम और ए डैश बी डैश सेम होगा, ये पैरेलल रे है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए एफ अपॉन पी एफ, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखो ट्रायंगल 2 2, सिमिलरली ट्रायंगल एफ
FPN एंड ट्रायंगल FA', F आर सिमिलर। चलिए वो भी सिमिलर हो गए। तो यहां पर लो वही NP इसका परपेंडिकुलर अपॉन A', NP अपॉन A', भाई इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस अपॉन इसका बेस, FP अपॉन FA'। बस अब देखिए ये भी पैरेलल रे, देखो ये पैरेलल रे है, तो जो NP होगा वो ही AB होगा ना, तो NP की जगह AB लिख दो, AB अपॉन A', ये इसलिए लिखा है ताकि ये सेम दिखने लगे, कंपैरिजन करने में आसानी रहे। AB अपॉन A', इक्वल टू FP अपॉन FA', इक्वेशन नंबर 2। अब एक और दो को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को इक्वेट कर दो, क्या मिलेगा आपको? AF अपॉन PF इक्वल टू FP या PF एक ही बात, अपॉन FA'। अब देखिए सारी डिस्टेंसेस आपको पोल से नापनी है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। भैया इंसिडेंट रे तो ये आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन में तो कुछ पढ़ना है, अब तो पोल से इधर जाएंगे, पोल से F, पोल मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव ही है यहाँ पर। तो AF देखो यहाँ पे, AF कोई डिस्टेंस नहीं होती है, हमें क्या पता है? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को U कहते हैं, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को V कहते हैं, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ये तो डिस्टेंस हमें पता है, U, V, F क्या क्या होती है। तो देखिए AF कोई डिस्टेंस नहीं, हम क्या करेंगे? AF को निकाला तो पूरा ले लेंगे, AP में से FP घटा देंगे, AP माइनस FP अपॉन ये वही FP है, अरे PF को FP को एक ही बात है, FP अपॉन FA'। अब FA' भी कोई डिस्टेंस नहीं है, हमें सिर्फ इतनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे में से इतनी माइनस करें, A''P माइनस FP। भाई ये FA' से ये था, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता क्या होती, लेकिन हमें ये पता कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को V कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहते हैं? V माइनस F बन गया ना, वो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी ना, पूरे में से इतनी माइनस कर देंगे, इतनी बच जाएगी। अब इनकी वैल्यू रख दो, देखो AP सारी डिस्टेंस नापना अपनी पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस नापनी है, ये इधर जाना है, ठीक है ना? भले ही P से ही लिखो, भले ही AP की जगह PA लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस EU हो जाएगी, माइनस FP माइनस की F अपॉन माइनस की F माइनस F A''P माइनस V माइनस F। सारी डिस्टेंसेस इधर की तरफ ही हैं और इंसिडेंट रे इधर जा रही, तो सारी नेगेटिव में ही लेनी है। तो देखिए हो जाएगा माइनस U प्लस F अपॉन माइनस F इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस B प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये F स्क्वायर हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस F स्क्वायर हो गया। अब माइनस U का माइनस B के साथ गुणा करेंगे तो UV प्लस का हो गया माइनस UF माइनस BF और प्लस का F स्क्वायर, ये गया। ये दोनों माइनस वाले कर लिया, UF प्लस BF इक्वल टू UV डिवाइडिंग बाय UBF से भागेंगे तो यहाँ बचेगा 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F या 1/, यही फार्मूला गया, छोड़ना, यही मेरा फार्मूला गया, नोट कर लो इसको।
मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल दो लेने हैं, दो इक्वेशन बनानी, दोनों को इक्वेट करना है, बाकी डिस्टेंसेस तुम्हें पता ही है, पोल से नापनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है, इमेज डिस्टेंस v होती है, फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए एक चीज यहां पर और बता देते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, कितना लंबा या कितना ऊंचा है, और उसके कंपेयर में इमेज कितनी बड़ी बनी है। तो इट इज द रेशियो ऑफ height या size of image to the size of object. It is the ratio of size to या height of image to the height of object. I upon 2 इक्वल टू, अब देखिए इमेज उल्टी नीचे की तरफ बनी है तो माइनस का आई अपॉन हो जाएगा, और v और u दोनों माइनस v अपॉन माइनस का v माइनस का u, माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू, ये माइनस एक माइनस बचेगा तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, i अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का, अब बच्चा गलती क्या करता है, आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू में अब आपको जो वैल्यू दी जाए साइन के साथ रखनी है। अगर यू नेगेटिव है तो यू की जगह माइनस यू लिखना है, वी नेगेटिव है तो माइनस में लिखना है, आई नेगेटिव है तो माइनस में लिखना है, ओ पॉजिटिव है तो प्लस में लिखना, ओ नेगेटिव है तो माइनस, मतलब ये फार्मूले में जो वैल्यू दी जाएगी आई मतलब इमेज नीचे बन रही मतलब माइनस लिखना है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा मतलब प्लस रखना, मतलब साइन लगाने हैं इसमें। I अपॉन ओ इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। तो आज हमने बेसिक जो चीज़ें होती हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ रे कोर्स बताए, इमेज फॉर्मेशन बताया, दो फार्मूले हमने ड्राइव किए। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसी के न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसके न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 2-3 न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे करेंगे। इस पे करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे। ये तो फार्मूले आपने 10th में पढ़े थे, ये तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, और 2 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में ना भाई एक कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं रखा तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। तो इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन इसके करेंगे। तो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल से होगा। उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम एंट्री मारेंगे रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन भी इनिशियली आपका पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये आपने काफ़ी कुछ इनिशियली पढ़ा हुआ है, लेकिन अपने को रिफ्रैक्शन में बहुत आगे तक पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी बड़ा है रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मेन जो सेक्शन है रे ऑप्टिक्स का वो रिफ्रैक्शन ही है। रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ पाएंगे, जिसमें माइक्रोस्कोप होगा, टेलीस्कोप होगा, उसमें भी सब लेंस ही लगते हैं। तो लेंस का मतलब ही है रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, रोज़ कहने से कोई मतलब है नहीं, आपका ही चैनल है, कर लो भाई, और पढ़ाई रेगुलर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये अगर आपने नोट नहीं किया तो आई विल लेट द स्क्रीन, आप पॉज कर लें, इसको नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।